Hello students, in this lecture we will do some questions on thermal stability, but before that I will give you the basic concept of thermal stability. So let's start it. थर्मल स्टेबिलिटी। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई सब्सटेंस है उसको अपन हीट दे रहे हैं तो उसका जो सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है, जो कंपाउंड है, वो डिकम्पोज हो जाए। ध्यान दो, मैं डिकम्पोज बोल रहा हूँ, मेल्ट नहीं बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो सब्सटेंस है इसको हीट करने पे अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब इस सब्सटेंस की थर्मल स्टेबिलिटी कम है। समझ में आ रहा है? तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि इसको कितना टेम्परेचर दे दो ताकि ये डिकम्पोज ना हो। ध्यान रहे, अगर ये मेल्ट होता है हीट होने पर, अगर मेल्ट होता है तो इसको थर्मल स्टेबिलिटी में नहीं काउंट किया जाएगा। कि मेल्ट होगा तो इसका फॉर्मूला सेम का सेम ही रहेगा, इसका सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हुआ है। सब्सटेंस डिकम्पोज होना आवश्यक है। थर्मल स्टेबिलिटी अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से देखी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी, तो केमिस्ट्री में मेजरली 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक होता है अपना कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है अपना आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो कोवलेंट बॉन्ड की थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड अगर होगा तो इसके अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट अगर बोलूँ आपसे मैं HF, HCl, HBr और HI, अगर इनमें मैं बोलूँ कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन सा है, तो पहले आप चेक करोगे इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके अंदर। देखो तो VBT के अकॉर्डिंग इसके अंदर ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, ये हो रहा है 1s और ये 2p, और ये 1s और ये कितना हो रहा है, ये 3p हो रहा है। यहाँ पे 1s और ये कितना हो रहा है, 4p हो रहा है, और यहाँ पे 1s और 5p हो रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा VBT के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस के जितना पास रहता है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास सबसे अच्छा बॉन्ड किस में होगा, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किस में होगी, 1s और 2p वाले में। मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वही किसका ऑर्डर आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। सिंपल है यहाँ तक बात। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूँ NH3, PH3, ASH3, देखो इसमें भी सेम का सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पे जो क्या है, N और H का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन योर PH3 एंड ASH3। ठीक है, तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ तो बात समझ में आया सब लोगों को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर बात करता हूँ आयनिक, इन पर और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको आगे, अभी बस आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है। देखो अब अगर बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की, तो आयनिक बॉन्ड को फर्दर अपन 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं, है ना। देखो अब आयनिक बॉन्ड के अंदर भी अगर आपका आयनिक बॉन्ड से बना हुआ आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर भी अगर आपका ध्यान सुनना, अगर एनायन या कैटायन मोनो एटॉमिक है तो अलग तरीका होगा, और पॉली एटॉमिक है तो अलग तरीका होगा। देखो ध्यान से, अगर इसमें बोलूँगा पहले मैं मोनो एटॉमिक कैटायन और एनायन, और नेक्स्ट होगा पॉली एटॉमिक कैटायन और एनायन। देखो अगर मोनोएटॉमिक कैटायन एनायन होगा तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है, इसमें आपकी जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो जो आपका थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी होती है, और लेटेस्ट एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है Q/R। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा ही थर्मल स्टेबिलिटी होगी। समझ में आपको? जैसा अगर आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊँ, ऐसा आपसे बोलूँ एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर बोलूँगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अब बोलेंगे इनसे बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा।
तो अगर मैं लेटेस्ट एनर्जी की बात करूँ इसके अंदर, तो लेटेस्ट एनर्जी जो होती है Q/R। देखो सब में एनायन तो सेम है, कैटायन चेक करो, कैटायन के अंदर सब में चार्ज +1 है, तो Q तो सेम हो गया। अब चेक करेंगे R, जिसका R कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसका R कम लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे तो सबसे कम छोटा R किसका है, LiCl का। Li का सबसे छोटा साइज़ होता है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, दिस वन। समझ में यहाँ तक आपको बात। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड, जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, मैंने बोला MgO, इन तीनों पूछ रहे हैं आपसे ना। देखिए अब ये भी देखो, पहले तो चेक करना है कि एनायन जो है ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। देखो ये मोनो एटॉमिक्स हैं, है ना, ये Cl- O2- Ca+ सब ये ना सब मोनो एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक कौन से होते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन हुए, कार्बोनेट्स हुए, नाइट्रेट्स हुए, सल्फेट्स हुए, वो पॉली एटॉमिक के अंदर आते हैं। देखिए इसके बाद इनमें बात की जाए, देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये ऑर्डर ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो सेम है। अगर कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन में सब पे चार्ज +2 है ना, चार्ज सेम है। अब साइज सब छोटा किसका है इसके अंदर, Mg का है, तो Mg में साइज छोटा है, इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट आ गया अपने पास पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक कैटायन और एनायन की अगर बात करेंगे तो इसमें अपन ऐसे बोलेंगे, ध्यान सुनना, कि जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बढ़ेगा, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और पोलराइजिंग पावर जो होती है ये भी डिपेंड करता है Q/R पे ना। तो पोलराइजिंग PP जो होता है, ये फैजानों में पढ़ता अपन ने, कि कैटायन में जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितने छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। समझ में आया। अब इस चीज़ को अपन और एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, मैंने आपको क्या होता है ना, यहाँ पे पहले मैं समझाया आपको यहाँ तक अभी कि ना कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नॉन मेटल के जो बॉन्ड होता है, और इसके अंदर क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होगी। बस इतना ध्यान रखना है। अगर बात की जाएगी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें दो चीज़ चेक करनी है आपको ना, या तो मोनोएटॉमिक होगा या पॉलीएटॉमिक होगा। मोनोएटॉमिक होगा तो लेटेस्ट एनर्जी के प्रोपोर्शनल रहेगा, और पॉलीएटॉमिक होगा तो पोलराइजिंग पावर के इन्वर्सली, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये कैसे होता है वो समझना है आपने, ध्यान दो। उसके बाद इस पर अपन एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, देखिए, है ना, यहाँ तक समझो, ये चालू कर रहे हैं अपन। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3 है ना, कार्बोनेट्स होते हैं CO3 अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोई मेटल कार्बोनेट लूँगा तो कार्बोनेट कैसे होगा, माइनस माइनस माइनस। मान लो मैंने इसका ये HS बना दिया, हाइब्रिड सिस्टम बना दिया मैंने इसका, है ना, ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, ये अपना कार्बोनेट आयन है। देखो ध्यान से, अब जो मेटल होगा, अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इस मेटल की अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, ये इसके कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कार्बोनेट जो होगा ये पोलराइज हो जाएगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और अंदर के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, अंदर का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, है ना, अंदर का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी से कम हो जाएगी। देखो ध्यान से, ऐसा अगर जितना अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ M+ इंक्रीज होगा तो इसका तो पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट या फिर जो भी पॉलीएटॉमिक एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंच जाएंगे, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विदिन, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन विदिन द आयन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अंदर के आयन डिक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी,
और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा फाइनली कि थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब सब डिपेंड कर रहा है इसकी पोलराइजिंग पावर पे। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो इसको ज़्यादा खींचेगा तो ये आराम से टूट जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आप लोगों को? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है, ध्यान दो, अब इसके अंदर बताना है मुझे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से देखना एक बार। देखो अब क्या है, सारे ही ये पॉलीएटॉमिक एनायंस है ना। अब कैटायन को चेक करो। अब कैटायन का पोलराइजिंग पावर जिसका कम होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होती है कैटायन की, ये होती है Q/R। तो चार्ज होना चाहिए ज़्यादा, सबका चार्ज बराबर ही है, और साइज़ होना चाहिए छोटा। सबसे छोटा साइज़ किसका है, इसका है। छोटा साइज इसका है, इसका मतलब क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो ये आराम से इसको तोड़ देगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? अब समझो बात को। जैसे ही Be जो होगा, इन सब में Be+2 का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इस पे इसका साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होगा तो उसको आराम से पोलराइज कर लेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, उसको तोड़वा देगा। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी कम, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। या तो पसंद में आई? ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, आपको कंसेप्ट सारा यही लगाना है। देखिए क्वेश्चंस, देखिए आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। देखो इसमें फर्स्ट जो है ये कार्बोनेट है, तो मतलब फर्स्ट जो है कार्बोनेट, इसका मतलब पॉलीएटॉमिक है, पोलराइजेशन वाला लगेगा। देखो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, ये चारों के 5 हैं स्टार्टिंग के, ये 5 के 5 जो हैं ये सारे पॉलीएटॉमिक वाले हैं। तो इन सब में चेक करना होगा अपने को पोलराइजिंग पावर। ठीक है। उसके बाद जो 6 नंबर पे है CSH हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं CSH, RBH, KH, NaH, LiH, ये होते हैं आयनिक। अगर आयनिक होंगे तो क्या चेक करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी चेक करेंगे। और जो लास्ट के 3 हैं ये हैं कोवलेंट। तो अपने इन सबको पढ़ चुके हैं, इन सब के राह से फटाफट से अपन आंसर बताएंगे। देखो फर्स्ट देखिए इसके अंदर, देखो फर्स्ट मैंने बोला इसके अंदर कि कार्बोनेट्स में चेक करते हैं पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी Li की, क्योंकि Li का साइज़ छोटा है, चार्ज सब में बराबर ही है, साइज़ छोटा है, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 एंड सो ऑन, ऐसे ऑर्डर चलता रहेगा बस। सेकंड देखिए, है ना, ये सारे पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रखे इन लोगों ने ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है BeCO3, MgCO3, CaCO3 एंड BaCO3। ये भी नॉर्मल सी बात है कि Be का है, Be जो है इसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है कि साइज़ छोटा होता है। बस इतनी ही चीज़ चेक करनी है आपको। ये इसका एग्जैक्ट रीज़न है कैसे क्यों होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, BaCO3। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड आ जाएगा, थर्ड हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये भी पॉलीएटॉमिक में आएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे साइज़ बड़ी होती जाएगी आपकी, साइज़ बड़ा होता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फोर्थ देखिए, लिथियम, ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये भी किस में आएंगे, कोवलेंट में आएंगे, सॉरी किस में आएंगे, पॉलीएटॉमिक में आएंगे हाइड्रोक्साइड भी। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ सल्फेट है, सल्फेट भी किस में आएगा, पॉलीएटॉमिक में आएगा। इसका मतलब साइज जितनी छोटी रहेगी उतना कम थर्मल स्टेबल रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, बस इसी ऑर्डर में चलता रहेगा ये। 6 देखिए, अब 6 जो है ना ये हाइड्राइड है ना, ये क्या हो गया, ये आपके मेटल हाइड्राइड्स हैं विच आर आयनिक इन नेचर। अगर आयनिक होंगे तो चेक करेंगे अपन उसके अंदर लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो उसका कितना उसका ज़्यादा क्या रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। देखिए तो लेटेस्ट एनर्जी क्या थी, मैंने कहा था आपको Q/R। तो इसमें जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। सबसे छोटा साइज़ किसका है इसके अंदर, Li। देखो H तो सब सेम ही है, Li, Na, K, Rb, SH। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, Li का होगा। तो इसमें सबसे छोटा, सबसे अनस्टेबल हो जाएगा सीजियम हाइड्राइड, उसके बाद में आ जाएगा RbH, उसके बाद में आ जाएगा KH, उसके बाद में आ जाएगा NaH, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा LiH। समझ में आपको बात यहाँ तक।
इसके बाद देखो लास्ट के, अब जो लास्ट के 3 हैं तीनों क्या है, कोवलेंट है। और कोवलेंट क्या मुझे पहले से पता है, कोवलेंट में जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतने ज़्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, देखो तो उसके बाद में मैंने 7th वाला तो करा ही दिया था आपको मैं थोड़ी देर पहले, है ना। और 8th वाला भी सेम का सेम है, क्योंकि OH2 जो होगा उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी देन SH2 से। क्यों ऐसा, क्यों ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये 2p और 1s का है। और S और H के बीच का जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि वो 3s 1s और 3p का है। वो समझ में आपको, सेम जो पहले कंसेप्ट बताया था वो का वो कंसेप्ट है। लास्ट देखिए इसके अंदर 9th वाला देखिए, वही HCl HF HCl HBr HI, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसी क्लास में पढ़ाया है। अब कुछ मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, उन क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच।